जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है जी टैक्सेशन मैनेजमेंट और इसका यूनिट 7 अभी हम डिस्कस करेंगे जो विद होल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस के हवाले से है। और मजीद भी इसमें दो टॉपिक शामिल हैं जो कि रिकवरी ऑफ टैक्स और अपील फाइलिंग के हवाले से हैं। तो साथ साथ इसको करते जाते हैं कोर्स बुक के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में टैक्स पे करने के बेसिकली जो चार मेथड हैं उनमें से दो मेथड ये हैं। एक तो ये है कि विद होल्डिंग टैक्स, यानी जब भी आपको पेमेंट मिले उसे टैक्स विद हेल्ड कर दिया जाए। इसका ही दूसरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। इस तरह एडवांस टैक्स है, यानी जो वक्त से पहले ही आप पे कर देते हैं एज पर एफबीआर डायरेक्शंस, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह पेमेंट ऑफ टैक्स विद रिटर्न ऑफ इनकम है, जब आप रिटर्न जमा कराएं साथ टैक्स जमा कराएं। और लास्टली है एफबीआर आपसे डिमांड करे तो टैक्स जमा कराएं। तो विथहोल्डिंग टैक्स अलग से कोई टैक्स नहीं, इट्स बेसिकली ये मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कहते हैं। जब भी आपको पेमेंट होगी तो उसमें टैक्स कर दिया जाएगा। ये इसकी नेचर दो तरह की होती है। एक इसकी नेचर होती है एज एडवांस टैक्स, यानी जब भी आपको पेमेंट होगी कोई सैलरी की या एक्सपेंडिचर की, उसमें से टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। और जब फाइनल आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन होगी साल के आखिर में, तो उस वक्त इसको साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। कुछ विदहोल्डिंग टैक्स होते हैं फाइनल नेचर के, उन्हें कहते हैं फाइनल टैक्स। ये नॉन एडजस्टेबल होते हैं। यानी ये जिस इनकम पे एक दफा पे कर दें वो पे हो जाते हैं, उस इनकम पे दोबारा फिर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। अगर प्रोसीजर की बात करें विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन और कलेक्शन की, तो फेडरल गवर्नमेंट, कंपनी, एओपीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कंसोर्शियम, जॉइंट वेंचर, एक्सपोर्टर या कोई भी इंडिविजुअल जो कारोबार कर रहा है और 50 मिलियन से ज्यादा उसकी सेल्स हैं, और कोई भी पर्सन जो सेल टैक्स के तहत रजिस्टर है, वो आपका विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर सकता है। अब इसके रेट्स क्या होंगे, ये हर साल चेंज होते हैं। 2017 और 18 के कुछ रेट्स दिए हुए हैं, जैसे सैलरी, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट के, सेल्स ऑफ गुड्स के। और इसमें फाइलर और नॉन फाइलर के रेट समटाइम अलग होते हैं। फाइलर वो पर्सन जो रेगुलरली टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनका रेट कम होता है, नॉन फाइलर्स का ज्यादा होता है। इस तरह आप रीडिंग करते जाएं तो नीचे इसके लिखा होगा। ये हर साल ये टैक्स रेट चेंज होते हैं और एफबीआर की वेबसाइट पे इनके टेबल पड़े होते हैं विथहोल्डिंग टैक्स रेट कार्ड की सूरत में। इस तरह एडवांस टैक्स के भी रेट हर साल चेंज होते हैं। वो डिफरेंट रेट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पे, जैसे एडवांस टैक्स ऑन सेल टू रिटेलर 0.5% से फाइलर और 1% नॉन फाइलर के लिए। तो इस तरह डिफरेंट रेट्स हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स क्या बनेगी? जिस भी बंदे का टैक्स विथहोल्डिंग टैक्स आप डिडक्ट करें, तो जो डिडक्ट करने वाला इदारा है वो एक मंथली स्टेटमेंट बनाएगा हर उस पर्सन की, अलॉन्ग विद द सीएनआईसी और एनटीएन, जिसका टैक्स डिडक्ट किया, जितनी पेमेंट की। और जो टैक्स डिडक्ट किया होता है वो फिर एफबीआर को जमा करवाना होता है। और जिस पर्सन का टैक्स डिडक्ट करें उसे आपने एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हमने आपका ये टैक्स इस रेट के हिसाब से डिडक्ट किया है। और जो टैक्स डिडक्ट करें उसकी फिर आपने एफबीआर को पे करना है। ना पे करें तो उस पे फिर आपको फाइन होगा और एफबीआर आपसे वो रिकवर भी कर सकता है। बाद दफा एग्जेम्पशन भी क्लेम की जा सकती है कि आपसे विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट ना किया जाए। उस सूरत में आपने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना होता है, तब आपकी विथहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन नहीं होती। और विथहोल्डिंग टैक्स अगर सिर्फ आपने एडजस्टेबल पे किया हो तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी में उसमें आपकी फिर एडजस्टमेंट हो जाती है। ये रूल्स 1 बाय 1 आप पढ़ लीजिएगा। आगे इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि कोई भी बंदा जिसने टैक्स पे किया और एडजस्टेबल विथहोल्डिंग टैक्स पे किया हो, तो जो फाइनल टैक्स पेएबल उसका होता है रेट अप्लाई करने के बाद, उसमें से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इन एग्जांपल्स को साथ साथ आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल छोटी छोटी एग्जांपल है। अब एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एडवांस टैक्स जैसे कि हमने बीकॉम में पढ़ा, ये टैक्स पेयर ने पे करना होता है। सैलरीड पर्सन इसमें शामिल नहीं होता। जो भी आपका एक साल का टैक्स बने उसको 4 पे डिवाइड करके नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में, यानी अगले साल क्वार्टर होता है एक साल का, वो हिस्सा, यानी साल के अगर 4 हिस्से बनाए तो 3 महीने बनेगा। हर 3 महीने बाद एडवांस टैक्स की एक किस्त एफबीआर को जमा करवानी होती है। इस फार्मूले से उसको कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर सी और माइनस इसमें से डी करते हैं। जो लास्ट ईयर का टैक्स असेस्ड हो मल्टीप्लाई उससे कर लेते हैं। और बी जो आपकी होती है वो लास्ट ईयर का टैक्स होता है। सी आपका होता है इस साल की टर्नओवर, माइनस डी कर लेते हैं जो आपने टैली टैक्स पे किया हो। इसकी फिर ड्यू डेट्स भी डिफाइन की गई हैं। हर क्वार्टर की 15 तारीख तक फिर ये आपने एफबीआर को जमा करवाना होता है। और जब भी आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी किसी बंदे की कैलकुलेट करें तो उसमें टैक्स रिबेट, क्रेडिट्स और उनको तो लेस करना होता है जो लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा है। इसके अलावा कोई भी उसने एडवांस टैक्स भी पे किया उसे भी लेस कर सकते हैं। एडजस्टेबल विथहोल्डिंग टैक्स पे या उसे भी लेस कर सकते हैं। और अगर कोई रिफंड पड़ा है उसे भी लेस कर सकते हैं। तो ये चार चीजें लेस होने के बाद बाकी कोई अमाउंट बचे तो वो आपने एफबीआर को पे करनी होती है।
अच्छा, फिर एक टॉपिक इस यूनिट में ये भी है रिकवरी ऑफ टैक्स। ये वही है जो बीकॉम में आपने पढ़ा कि अगर कोई बंदा टैक्स नहीं देता तो उससे रिकवरी कैसे की जाए। तो उसके मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए और उसे अरेस्ट किया जाए। इस तरह डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर को कहा जा सकता है, वो एक्शन लेके उस पर कर सकता है। अगर कोई बैंकरप्ट हो गया तो उससे टैक्स रिकवर कैसे करना है। इस तरह प्राइवेट कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए भी रूल्स लिखे हुए हैं। अगर कोई बंदा दूसरे के बिहाफ पे पैसे रख रहा है जैसे बैंक्स वगैरह, तो उससे भी रिकवर किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है यानी उसके साथ बेच के उससे पैसे रिकवर किए जा रहे हैं, तो उनमें भी सबसे पहला हक टैक्स का बनता है। तो इस तरह नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और नॉन रेजिडेंट जो एयरक्राफ्ट ओनर है उनसे भी रिकवर किए जा सकते हैं। और फिर जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं उनसे भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी लेनी होती है। तो ये तो तरीकाकार था जी टैक्स रिकवरी का। फिर अपील्स का एक टॉपिक है जो बीकॉम में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपको टैक्स की डिफरेंट मैटर्स में आप एग्री ना करें एफबीआर से, तो आप सबसे पहले अपील कर सकते हैं, अपील टू द कमिश्नर, अपील्स उसे कहते हैं। और उसके पास अपने दरखास्त जमा करा सकते हैं कि जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसने मुझे गलत असेसमेंट का नोटिस भेजा है, मेरा इतना टैक्स नहीं बनता। इसके लिए कुछ सर्टन अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, इनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, इनके अगेंस्ट ही आप अपील कर सकते हैं। और कमिश्नर अपील्स के पास जब अपील करेंगे तो उसका फिर प्रोसीजर इन अपील दिया हुआ है, ये वही है जो बीकॉम में भी हमने डिस्कस किया। यानी दरखास्त जमा कराने का तरीकाकार क्या होगा, उस पे कब आपकी सुनवाई होगी और उसका डिसीजन मैकेनिज्म क्या होगा। और जो डिसीजन आ जाएगा वो अगर आपको कबूल हो तो टैक्स पे कर दें, ना कबूल हो तो जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अपील है अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके पास अपील कर दें। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो टैक्स की अदालत होती है, इसके मुतालिक हमने पहले बीकॉम में भी पढ़ा और अब मजीद भी यही चीजें यहाँ दोबारा रिप्रोड्यूस की जा रही हैं। इसका फैसला आपको मंजूर ना हो तो आप आगे फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मैं वो टेबल आपको दिखा देता हूँ जो पहले बीकॉम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अपील का मैकेनिज्म ये होता है, सबसे पहले अपील कमिश्नर अपील्स के पास होती है, उसके बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल, और वहां भी अगर आपको फैसला मंजूर ना तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अपील का टाइम कितना होगा, कितने दिनों में कर सकते हैं अपील के लिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, और डिसीजन अब कितने दिनों में होगा, और अपील की फीस क्या होगी, ये इस टेबल में दिया हुआ है ब्रीफली, इसको अच्छी तरह आप गो थ्रू कर लें। तो ये आपका यूनिट था जी। ये इसमें थ्योरेटिकल एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो एक दफ़ा अच्छी तरह इसकी रीडिंग करें और फिर इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स और फिर एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स एंड नॉन एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स। और जब तक आप इन चीज़ों को अच्छी तरह गो थ्रू नहीं करेंगे तो तब तक ये अच्छी तरह याद नहीं होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी भी जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो रही हैं आपके बाकी सब्जेक्ट्स की भी, वो भी आप तक पहुंच जाए।